हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का अगला सेशन हम स्टार्ट करते हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड का वर्क एनर्जी और पावर से रिलेट कर रहा है। लेकिन देखिए चैप्टर का नाम है वर्क, तो इससे रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आई है। वो स्टोरी पहले हम लोग खत्म कर देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी जो होगा वो आप अपने हिसाब से निकाल दो। एक देखिए एक शिल्पकार है। शिल्पकार मतलब ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियां बनाता है पत्थरों से, राइट? या मतलब कोई अलग अलग डिजाइन तैयार करता है, ऐसा कोई कलाकार आदमी जो होगा वो शिल्पकार मान के चलते हैं। तो उसके पास किसी एक समुदाय ने दो पत्थर लाके रख दिए और उसे बताया गया कि भैया इसमें से किसी एक से आप ना क्या करो, अच्छे से मूर्ति तैयार कर दो। तो वो काम शुरू कर देता है, पत्थर पर एक काम शुरू कर देता है, हथौड़ियों से, छन्नी से, मतलब मारना शुरू कर देता है, ठोकना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियस है वो जो पत्थर है, देखिए क्या होता है, ये जो व्यक्ति है मान के चलिए ये कम्युनिकेट कर सकता है उस पत्थर के साथ में। वो उसको एक सजीव तरीके से मानता है, ऐसे समझ के चलो। और ये इस पर काम कर रहा है और वो पत्थर पर जिस पर हथौड़ी छन्नी से वार किया जा रहा है वो उसको बहुत दर्द हो रहा है और वो बोल रहा है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे मत मारो, आप मुझे मत पीटो। ये सब सारी बातें ये सुन लिया। अच्छा बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम पर मैं कोई वार नहीं करूंगा, कोई आघात नहीं करूंगा। जैसे आधा अधूरा काम था वैसे ही उसको छोड़ दिया है, मतलब कुछ भी पूरा उसमें से कुछ भी डिजाइन ऐसा स्पेसिफिकली नहीं निकला है। जो दूसरा था पत्थर, उससे इसने पहले पूछ लिया भाई तेरे को तो तकलीफ तो नहीं है कोई? अगर मैं तुझ पर वार करूं, तुझे मारूं या कुछ अलग डिजाइन देने की कोशिश करूं तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें होने वाली है। तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? वो दूसरा पत्थर बोलता है नहीं साहब, आप जो काम करना है करो। और जो बेझिझक उस पर उसको वो काम करने देता है। तो कुछ दिनों बाद अगर बात करें तो बहुत ही सुंदर एक भगवान की मूर्ति इसने इसमें से तैयार की। जो समुदाय था वो समुदाय के लोग आते हैं और वो बताते हैं, देखते हैं तो उनको मूर्ति बहुत पसंद आ जाती है। तो उस मूर्ति को लेके जाते हैं, उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं और उस मूर्ति के लिए एक बहुत सा बढ़िया सा एक मंदिर भी बनवा देते हैं। अभी जितने लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यार कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। वो समुदाय उसी समय उस दूसरे पत्थर को भी ले गया था। आप पूछोगे उसका काम क्या है? यस, उस पर लोग अभी नारियल फोड़ रहे हैं, उस पर लोग अभी नारियल फोड़ रहे हैं। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी जो भी हो आप समझ लो, काम तो बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, तकलीफ तो होने वाली है, हमें शायद कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा। हमको लगेगा कि यार ये नहीं, बस हो गया, खत्म हो गया, मतलब इससे आगे मैं नहीं कर सकूंगा। आप कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश अगर करोगे तो डेफिनेटली तकलीफ होने वाली है। तो अभी जो है मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स लेना पड़ेगा, जितनी तकलीफ है वो सहन करनी पड़ेगी। आपके पास चॉइस है, या तो भगवान की मूर्ति वाला ऑप्शन था वो चूज करो, या फिर उस पत्थर की जगह पर चले जाओ जिस पर हर समय नारियल फूटने वाला है। ये एक बस कथा है जो बच्चों को सुनाने के लिए काफी अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे कुछ मोरल अगर आ जाए, किसी दो चार बच्चों का भी जीवन अगर परिवर्तित हो जाए, या फिर ऐसा लग जाए कि अरे हाँ ठीक है यार, ये तो सही सही बात है, तो काफी अच्छी चीज हो जाएगी। चलो हम लोग हमारे रिटर्न टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। तो हमारा टॉपिक जो है वो वर्क एनर्जी पावर है। इसको मैं यूजुअली 3 से 4 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा और जो पार्ट में स्प्लिट कर दिया उसके हिसाब से हम काम करेंगे। सबसे पहली चीज जो है ना बच्चों, देखिए कंफ्यूजन ना हो यहां पर। देखिए वर्क इन रियल लाइफ एंड वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट। डिफरेंट इन द सेंस क्या होता है, कई मायनों में हम लोग उसका जो मतलब निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। चलिए ऐसे एज्यूम करके चलते हैं, मेरे पास ये किताब है ना? तो ये किताब है, तो मैंने इस किताब को कुछ इस तरीके से होल्ड कर लिया है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इस किताब को होल्ड कर दिया और मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं। आई एम होल्डिंग द बुक, राइट? तो यहां पर बच्चों देख लीजिए इस पर, इस बुक पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे। तो पहली बात अगर बात करूं, बिकॉज आई एम होल्डिंग दिस बुक, दिस इज नॉट फॉलिंग डाउन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट मस्ट हैव टू फॉल डाउन। तो एक तो इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। दूसरा, जो कि मैंने इसको होल्ड करके रखा है, दैट मीन्स आई हैव अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने कोई फोर्स एक जनरेट कर दिया ऊपर की डायरेक्शन में जो कि उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। पर तीसरी चीज जो बच्चों है वो देख लो, मैं अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। तो इसमें समझ लो अलग अलग फोर्सेस है, तो ऑब्वियसली यहां पर देखिए इस बुक को
उस बुक के बारे में बात करें तो वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, है ना, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और रियल लाइफ का वर्क डन क्या है, मान के चलो इस बुक को यहां से वहां कहीं 1-2 किलोमीटर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि आई हैव डन अ वर्क ऑन दिस बुक। जनरल लाइफ में अगर बात की जाए, जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में बात की जाए, तो कोई एक इंसान बोल देगा कि यार मैंने बहुत काम कर दिया आज, मैंने इस बुक को यहां से वहां तक लेके गया है। बट इन एक्चुअल सेंस अगर बात करें तो वर्क डन सही में हुआ है या नहीं हुआ है, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से करना है वो समझ लो। देखिए, स्कूल का एक बच्चा होता है जो बैग आप खुद एक 5-5, 6-6, 7-7 किलो वाली बैग लेकर स्कूल में गए होगे, राइट? तो आपने बैग को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टू टेल कि आई हैव डन सम वर्क, क्योंकि हम लोग को एग्जॉस्ट फील होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी इज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड दैट एनर्जी। लेकिन फिजिक्स के अनुसार और डेली लाइफ के अनुसार अगर बात करें तो वर्क डन किस तरीके से डिफरेंट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, वर्क डन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, व्हेन फोर्स इज देयर द बॉडी शुड गेट डिस्प्लेस्ड, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन मोर प्रॉपरली अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होगा, इसको मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होगा, इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। किस तरीके से डिफाइन किया जाए, तो एक बात बोल देते हैं, तो जो जितने सारे एग्जाम्पल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, शेयर किए ना, उसको एक एक करके समझते हैं। मान लो मैं यहां पर कोई फोर्स डाल रहा हूं F, और इट इज दिस फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये जो बॉडी है जिसका मास मान के चलते m है, दिस बॉडी हैज गॉट डिस्प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक जगह से ये बॉडी दूसरी जगह पर शिफ्ट हुई है। नाउ आई हैव अप्लाइड अ फोर्स, लेकिन फोर्स जो अप्लाई हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो यस, ये देखिए ये फोर्स वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहां से उठाकर बच्चों, यहां से उठाकर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कहीं और रख देता हूं, यहां रख देता हूं। चलिए यहां रख दिया मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाल दिया। हाउ वर्क इज डिफाइंड नाउ, सो वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया मैंने, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि डॉट प्रोडक्ट का जो एंड रिजल्ट मिलता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से हमने वर्क को डिफाइन कर दिया स्केलर। अच्छा, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या चीज थी, स्कूल में आप पढ़ते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कई बार ऐसा हुआ है कि वर्क डन इज अ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वो देखिए पूरी तरीके से सच नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। इसको समझ लो कैसे, क्योंकि स्कूल में होता क्या है ना, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस होता है, जिसमें हर समय ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स दिया गया है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आपको उसी डायरेक्शन में दिया होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये एक सादी सी चीज आपको स्कूल में पढ़ाई गई होगी, तो इसी वजह से वो चीज आ रही होगी। तो अभी देखो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे स्कूल वाला भी फॉर्मूला करेक्ट ही है, लेकिन पूरा सच नहीं है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, देखिए W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ गया। अभी थीटा क्या चीज होती है देखिए, तो हम लोग जब दो वेक्टर्स के साथ में ट्रीट करते हैं, दो वेक्टर पर काम करते हैं, तो हमें पता होता है कि जो एंगल होता है ना, एंगल थीटा, जो थीटा यहां पर दिया है, इट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें दो वेक्टर कौन सा है, तो फोर्स वेक्टर है, और कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये जो दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यह आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ना क्या होता है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही आपको फोर्स वाली क्वांटिटी दी जाती थी। तो इससे होगा क्या, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा तो बच्चों आ गया 0, और जैसे थीटा 0 आ गया तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो आपको पता चल गया एफ वर्क इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि cos की वैल्यू 1 आ गई है ना। अगर ये सारी चीजें हो पाती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्कूल में था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वो कोई गलत नहीं था। लेकिन क्या हो रहा है, उसमें एक चीज इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप हो गई है, मिस हो गई है, कौन सी, थीटा वाली वैल्यू। तो अभी इसको डिटेल में समझना तो है, और समझ के देखते हैं किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला बच्चों ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा तरीका अगर सिंपलेस्ट वे में बताया जाए तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जैसे ये फोर्स वेक्टर है, इसको मैं अगर रिजॉल्व कर दूं दो पार्ट्स में, तो यह आ जाएगा बच्चों एफ कॉस थीटा, है ना, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है यह आ जाएगा एफ साइन थीटा।
तो आपको चीज क्या पता करनी है, समझ लो, यहां पर ये जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है इसको मैं बोल दूंगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो है बच्चों ये पैरेलल कंपोनेंट है। और हमेशा हम लोग जो वर्क को डिफाइन करते हैं, तो वर्क मतलब हमेशा देखिए क्या होता है, फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसको मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, है ना, राइट। तो वर्क को किस तरीके से, फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, तो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अभी डाल देता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, एस आ गया। तो ये तो वापस से वही चीज हो रही है ना, एफ एस कॉस थीटा, है ना, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाए। तो वर्क को एक तरीका होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, या फिर फोर्स को ही रिजॉल्व कर दो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, समझो क्वेश्चन जैसे आने वाले हैं उसमें कई बार डिफिकल्टी भी फेस करनी है मैं, तो उस समय आपको ये दूसरा मेथड शायद बहुत ही इजीली आपको आंसर दिखा दे। तो आपको फोर्स को रिजॉल्व करना है दो पार्ट्स में रिजॉल्व करने के बाद वो कंपोनेंट फोर्स का जो कि डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल हो या एंटी पैरेलल भी चलेगा, है ना, फोर्स को जो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करना है। अच्छा, यहां पर अगर इस बेसिस पर बात किया जाए तो वर्क डन के हम लोग तीन नेचर डिफाइन कर सकते हैं। एक होगा बच्चों पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और जीरो। ये कैसे हो पाएगा, तो देखिए क्या होता है, ये जो ब्लॉक है इस पर जैसे मैंने फोर्स डाल दिया, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर होगा, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होने वाला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में यहां पर दे देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये थीटा है, तो थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होने वाला है, थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होने वाला है, लेस देन मतलब क्या, सो जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, थीटा लेस देन सॉरी जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, इस सारी चीजों में कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है, और आपका वर्क डन जो होगा वो होगा एफ एस, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, राइट, एफ एस और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको मिल सकता है पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, वेट लिफ्टर के बारे में बात करते हैं, यहां पर मैंने डाल दिया है, तो देखिए इसने जब खुद होकर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया होगा तो ही मस्ट हैव अप्लाइड अ फोर्स, तो इसने जो अभी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इसने अप्लाई किया वाला फोर्स जो है वो ऊपर है, एंड द वेट हैज बीन डिस्प्लेस्ड फॉर एग्जांपल इन दिस सेंस, सो डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, इनके बीच में बात करें तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, ये जीरो आ गई है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई, तो उसके वजह से देखिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अभी यहां पर अगर सिचुएशन वाइज बात करूं तो मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। सेकंड, निगेटिव वर्क डन क्या होने वाला है, निगेटिव वर्क डन क्या होने वाला है, अगर मान के चलिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और मैंने फोर्स डाल दिया इस डायरेक्शन में, है ना, और इनके बीच वाला जो एंगल है दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 180, इनके बीच वाली कोई भी वैल्यू चल जाएगी, ये डिग्री में है ना, तो कॉस की जो वैल्यू बच्चों इसमें बन जाती है, कॉस की वैल्यू इसमें बन जाती है निगेटिव, तो इस समय में वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली ये पूरा के पूरा वैल्यूएशन अगर सॉल्व कर दो तो आपका वर्क डन जो आ जाएगा ये निगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वर्क डन, ये निगेटिव आने वाला है, तो इसको आपको समझ में आ गया। और देखिए ना यहां पे वर्क डन निगेटिव कहां पे, तो देखिए हम यहां पर अगर बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये mg नीचे की डायरेक्शन में, ये जो डंबल या फिर रॉड होगा, है ना, इसका जो वेट होगा वो दैट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ। अब इस फोर्स को देखो और डिस्प्लेसमेंट को देखो, इन दोनों के बीच का अगर एंगल बात करें तो बच्चों यह आ रहा है 180 डिग्री, तो cos 180 कितना बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव की वजह से यहां पर देखिए वर्क डन विल बी निगेटिव। थर्ड सिचुएशन क्या है, जो शुरुआत मैंने यहां पर की थी कि किसी एक बुक को मैं होल्ड करके लेके जा रहा हूं ऐसे, राइट, तो देखिए क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, क्या हो रहा है, ये जो बुक है इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है,
और मैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, है ना। ये जो होगा एम जी बार दे देता हूं मैं, वेक्टर दे देता हूं, ये फोर्स, वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है बच्चों, थीटा इक्वल टू बन रहा है 90 डिग्री। या फिर मैंने जो दूसरा एग्जांपल दिया, जो स्कूल बैग है ना, 7-8 किलो का जो स्कूल बैग है जो आप बचपन में लेके जाते थे, तो ऑब्वियसली यू आर कैरिंग इट ऑन योर शोल्डर, तो जो जैसे लेके जा रहे हैं तो उसका वेट और एंड योर डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, तो दैट मीन्स वट एवर वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वाज जीरो। क्योंकि देखिए ना, cos 90 जो होता है वो तो जीरो होता है, तो वर्क डन आपका आ जाएगा जीरो। इस तरीके से हमें वर्क डन की तीन प्रोबेबल वैल्यूज मिल सकती है, एक जो कि पॉजिटिव वर्क डन से रिलेट होगी, दूसरी निगेटिव, और तीसरा हो जाएगा बच्चों जीरो। बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सा यह कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें आगे ऑब्वियसली हमें मास्टरी मिलानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सम को तो ये इजीली सॉल्व कराने में हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा रेफरेंस आपको समझना पड़ेगा। मैं दिया वर्क डन जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लीजिए, ये दोनों जो व्यक्ति थे, मान के चलिए ये ए है और ये बी है, ये दोनों के दोनों पहले साथ में ही थे, और जो ब्लॉक था, ब्लॉक भी मान लो यहीं पे कहीं पे था। कोई एक थर्ड पर्सन इस ब्लॉक को ढकेलते हुए लेके जा रहा है, मान के चलो कोई एक थर्ड पर्सन होगा जो इस ब्लॉक को लेके जा रहा है। रिलेटिवली बात करें तो ए जो है, ए वहीं पे मान के चलते हैं, और बी जो है ये बी मोशन में है, इसको मान के चलते हैं कि यहीं पर है, ये यहीं पर खड़ा है, ऐसे इमेजिन करके चलते हैं। तो जो हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ब्लॉक को भी यहीं से ढकेला है, ए और बी दोनों साथ में ही खड़े थे, ब्लॉक को किसी ने ढकेला है, फोर्स अप्लाइड, तो ऑब्वियसली इसके बारे में बात करें तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या हो रहा है, मीनवाइल बी भी मोशन में आ गया, तो हो क्या रहा है अभी, रिलेटिवली बी, रिलेटिव टू बी अगर बात करें तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इसको R1 बार बोल देते हैं, एंड रिलेटिव टू ए अगर बात करें तो यस, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग है, तो इसको RB बार बोल देते हैं, इसको RA बार बोल देते हैं, राइट। तो वर्क डन देखिए ना, दोनों के लिए वर्क डन क्या हुआ, सो वर्क डन फॉर ए अगर बात करें तो F बार है ना, F बार डॉट RA बार आ जाएगा, और वर्क डन फॉर बी कितना आ जाएगा बच्चों, F बार डॉट RB बार आ जाएगा। क्योंकि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो ऑब्वियसली वर्क डन मस्ट बी डिफरेंट। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फोर्स जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर नहीं डिपेंड करेगा, यहां पर जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है उतनी ही वहां पे दी गई है। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बात करें तो यस, ऑब्वियसली वर्क डन इज डिफरेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, so work done by the force is reference frame dependent, work done by the force can be different in different reference frame। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां दिया गया है, ए ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 1 4 6 2। तो थोड़ा सिचुएशन को कुछ इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये कोऑर्डिनेट्स है, और जब कोऑर्डिनेट होता है तो हम कहीं से जब देखते हैं तो XYZ कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, तो मान लीजिए इसका इनिशियल पोजीशन जो था वो ये था, तो 1 मीटर मतलब 1 आई कैप, और ये 4 जो है जो Y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 J कैप प्लस ये 6 आ गया 6 K कैप, राइट। और फिर R2 बार, ये कहां से कहां तक, 2 मतलब यहां तक गया, तो यहां तक गया मतलब 2 आई कैप प्लस 3 J कैप, है ना, माइनस 4 K कैप अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हम, ये भी अच्छा हुआ क्वेश्चन में आ गया है, क्योंकि हम लोग फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स वाली सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, वेरिएबल फोर्स पर काम नहीं कर रहे, हम लोग कांस्टेंट फोर्स पर काम कर रहे हैं। तो कांस्टेंट फोर्स पर है तो कांस्टेंट फोर्स भी दिया गया है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, तो ये आ जाता है बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखिए R2 बार माइनस R1 बार, तो आई कैप और आई कैप के कंपोनेंट को देखिए, ये 2 है ये 1 है ना, ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो R2 बार माइनस R1 बार, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आई कैप। फिर देखिए 3 और ये 4, तो जे कैप R2 बार माइनस R1 बार, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 जे कैप। फिर देखिए -4 और +6 है, लेकिन लिखते समय कैसे करना है हमको, ये -4 माइनस
दैट 6। समझ में आ रहा है? R2 बार माइनस R1 बार आपको अगर करके देना है तो मैं पूरा एक बार वापस से इसको अच्छे से करा के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, R2 बार 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस ये कितना आ गया 1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, है ना। देखिए तो ये 2 माइनस 1 2 माइनस 1 i कैप प्लस ये देखिए ये 3 है, ये माइनस साइन है और ये 4 है j कैप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं प्लस ही डालता हूँ, यहाँ k के साथ कौन है -4 और ये माइनस और यहाँ पर 6 तो -6, ये आ गया बच्चों यहाँ पर k कैप। कितना आ गया i कैप, है ना 1i कैप, ये -1 j कैप और ये देखिए -10 k कैप, राइट। और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स बच्चों देख लीजिए क्या है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट एस बार देखिए 1i कैप -1j कैप -10 k कैप, राइट। तो देखिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है i कैप और i कैप का ही प्रोडक्ट होता है, राइट। और j कैप और j कैप का ही डॉट होता है और k कैप और k कैप का ही डॉट रहता है, लास्ट तक रहता है ना। तो 6 और ये 1 6 प्लस लिख देता हूं, ये -2 और ये -1 प्लस k कैप के साथ में 1 है और यहां पर इसके साथ में -10 है। बस ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट होता है। एक बार जिसको बच्चों को डॉट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है उन्होंने एक बार डॉट प्रोडक्ट को क्लियर करा दो, क्योंकि ये लगने वाला है हमें। देखिए 6 ये देखिए माइनस माइनस ये हो गया बेटा बच्चों +2 और यहाँ आ गया माइनस, तो 6 7 8 8 -10 ये आ गया बच्चों -2 जूल, राइट -2 जूल। तो -2 जूल आंसर है इसका, है ना, वेरीफाई कर लिया हमने। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये तो होमवर्क है, इसको एक बार होमवर्क चेक कर लो, HCV में से लिया है क्वेश्चन, होमवर्क है, इजी है। अभी हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया बस वैसे ही इसको सॉल्व करना है। क्रॉस वेरीफाई करना हो तो इसका आंसर 0 आता है क्या, एक बार चेक कर लो बच्चों। चलिए आगे वाला क्वेश्चन जाते हैं। यस दिख रहा है सबको क्लियरली। A 1.8 kilogram block is moved, yes, is moved at constant speed over a surface for which coefficient of friction is 1/4. It is pulled by a force capital F acting at an angle of 45 degree with horizontal as shown in the figure. Block is displaced by 2 meter. Okay. So work done on the block by first is force F, second is friction and third is a gravity. तो किस तरीके से काम कर सकते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। चलिए देखिए क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर बात करें तो ये कितनी आ रही है, ये 2 मीटर बताई गई है। या तो आप फोर्स को रिजॉल्व कर दो और फिर काम करो, या फिर जैसे होता है वैसे ही इसको शुरू कर देते हैं। तो देखिए बच्चों ये ब्लॉक है, तो ये फोर्स हो गया F जिसकी मैग्नीट्यूड है बताई गई है, कुछ नहीं बताई गई है। चलिए लेकिन यहां पर बताया गया कांस्टेंट स्पीड, ये हिंट दी गई है, कांस्टेंट स्पीड वाली हिंट बताई गई है, इसको समझो। कांस्टेंट स्पीड ये जो होता है यही गेम चेंजर होता है। कांस्टेंट की स्पीड का मतलब क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इस पर का नेट फोर्स जो है बच्चों 0 बन रहा है। इस पर का नेट फोर्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो मैं इस फोर्स को पहले रिजॉल्व कर देता हूं। ये अगर 45 डिग्री है तो ये आ जाएगा F cos 45, तो F cos 45 जो है वो आ गया बच्चों F/√2। फिर देखिए यहां पर यह आ गया F sin 45 और F sin 45 का मतलब होता है F/√2। फिर देखिए यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन बनने वाला है और इसका जो वेट होगा ये जो है 1.8 किलोग्राम का है, तो 1.8 G ये इसका वेट हो गया। फिर देखिए इस पर फ्रिक्शन भी काम करने वाला है। फ्रिक्शन जो कोई होगा, अभी यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ बताया गया, तो फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल दिखा दो, म्यू टाइम्स नॉर्मल दिखा दो। तो होगा क्या, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन बनने वाला है, तो एक्सेलरेशन 0 बनने वाला है ना, एक्सेलरेशन बनने वाला है 0। तो एक्सेलरेशन 0 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है समझ लो। ये जो F cos 45 है
दिस मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जो मोशन चल रहा है ना, इससे रिलेटेड अगर बात करें तो यस, ये फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर रहा है। आप बोलोगे फोर्स कैंसिल हो गया तो मूवमेंट कैसे, तो देखो समझ लो, एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब होते हैं। एक तो बॉडी जहां है वहीं पे रहेगी, नेट फोर्स जीरो। दूसरा, बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही रहेगी। मतलब आप समझ लो, नेट फोर्स जीरो का मीनिंग ये होता है कि एक्सेलरेशन को हमें जीरो कराना है, राइट। तो देखिए ना क्या होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बात करें तो ये F जो है F cos 45, तो F बाय रूट टू इज इक्वल टू दैट फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन के बारे में बात करते, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ N प्लस ये F बाय रूट टू, देख लो है ना ऊपर की डायरेक्शन में, N प्लस F बाय रूट टू, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, 1.8 G बैलेंस कर रहा है ना। तो N वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1.8 जी, तो G को 10 मान के चलते हैं, तो 10 इंटू 1.8, 18 लिख देता हूँ मैं, और ये माइनस F बाय रूट टू लिख लेता हूँ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है बच्चों म्यू टाइम्स एन, है ना, म्यू टाइम्स एन। तो F इक्वल टू म्यू की वैल्यू देखिए क्या है, 1/4 इंटू एन कितना है, तो 18 माइनस F बाय रूट टू है। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो मुझे ये भी मिल गया है ना, F भी मिल गया F बाय रूट टू, और यहाँ पर स्मॉल f। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करा देता हूँ, ये 1 और इसको 2 को इक्वेट करा देता हूँ। तो F बाय रूट टू इज इक्वल टू स्मॉल f की जगह पर 1/4 इंटू 18 माइनस F बाय रूट। तो ये 4 इधर आ गया, 4 F बाय रूट टू इज इक्वल टू 18 माइनस F बाय रूट टू, है ना। F बाय रूट टू को इधर ला दो, सो 4 F बाय रूट टू माइनस F बाय रूट टू इज इक्वल टू 18। सो 3 F बाय रूट टू इज इक्वल टू 18। सो F इज इक्वल टू, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 और रूट 3 न्यूटन। देखिए F की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, F की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 6 रूट 3 न्यूटन। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं सॉरी, F रूट टू न्यूटन, F रूट टू न्यूटन, सॉरी 6 रूट टू न्यूटन, है ना, 6 रूट टू न्यूटन। तो यस 6 रूट टू न्यूटन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पर, वर्क डन बाय फोर्स, तो F वर्क डन बाय फोर्स, तो ये आ जाएगा F डिस्प्लेसमेंट S और कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 45 डिग्री था, फोर्स कितना मिल चुका है, तो 6 रूट टू मिल चुका है, 6 रूट टू। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है, और कॉस थीटा कितना है, तो कॉस यहाँ पर बच्चों 45 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6 रूट टू इंटू टू डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट टू आ गया, तो रूट टू कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चों 12 जूल। कितना आ गया, 12 जूल आ गया। सेकंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बारे में बात करो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के बारे में बात करो तो यस देख लीजिए क्या होता है, फ्रिक्शन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू अभी आएगी कितनी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, चलिए ठीक है। सो फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट और कॉस, तो एक बात समझ लो, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो फ्रिक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो लॉजिकली बात किया जाए तो यस, यहां पर इनके बीच का एंगल है 180। अच्छा, तो ये cos 180 माइनस आ गया। फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन की ये वैल्यू ले लेता हूं मैं, F बाय रूट टू। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और cos 180 तो हो गया, सो माइनस F की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 6 रूट टू थी, डिवाइडेड बाई ये आ गया रूट टू इंटू टू, ये कितना आ गया, -12 जूल आ गया, है ना, -12 जूल आ गया। लास्ट में क्या बताया गया, ग्रेविटी। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ग्रेविटी के बारे में अगर बात करें तो ग्रेविटी मतलब इसका जो वेट होगा, ये वेट डाउनवर्ड में है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें बच्चों, देखिए वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर सी ऑप्शन जो चल रहा है, सी में जो चलेगा, यहां पर देख लीजिए वेट और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच वाला एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0। इसी का मतलब सी ऑप्शन में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तीन ऑप्शंस आपके सामने मिल चुके हैं, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर आंसर है इसका तो यस, 7.2 -7.2 और 0 दिया गया है, 7.2 कैसे आया,
हमने कुछ गलत कर दिया है? हाँ, क्या गलत कर दिया है? कहाँ पे गलत कर दिया वो समझ लो। यहाँ एक छोटी सी गलती होगी बच्चों, यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने इसको इधर लाया तो प्लस करना चाहिए था, ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है ना, गलत हो गया। यहाँ पर क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 3 की जगह पर यह आ जाएगा 5। चलिए पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज करा देता हूँ, कहाँ कहाँ जरूरत है ना। चलिए इसको वापस से करते हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ गया तो मतलब ये आ गया 5f/√2 और ये आ गया बच्चों 18। तो यस, f की वैल्यू आ गई 18√2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। राइट, 18√2 डिवाइड बाय 5। तो ये f की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले बात करते हैं a। सो वर्क डन बाय फोर्स के बारे में बात करें तो f cos थीटा है ना, f cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट, या फिर f और डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई है? 18√2 डिवाइडेड बाय 5। cos थीटा कितना है? तो cos 45 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है। तो 18/5 इंटू √2, ये cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाई ये बच्चों 2 आ गया। तो √2 कैंसिल हो गया, 36 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, 1 आ गया। तो ये 7.2 जूल आ गया। समझ में आ गया? तो बी जो है, बी के बारे में बात करें। यस, तो बी के बारे में बात करें तो ये फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट। अभी आसान सा तरीका तो ये यहाँ पर है कि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री होने की वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर बात करें तो यस माइनस एफ एस आ जाएगा। एफ एस कॉस 30 है ना, तो माइनस एफ एस, माइनस एफ की जगह पर लिख देता हूं मैं f/√2, f/√2 और डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों 2। सो माइनस 1/√2 और f की वैल्यू मैंने कितना है? 18√2/5 और ये 2 वैल्यू है। तो √2 ऐसे भी कैंसिल हो गया, वापस से वही चीज आ गई। तो माइनस 7.2 जूल आ गया। और लास्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमने क्लियरली निकाला था, है ना। ये देखिए वेट है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी 0। सो एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया कि इधर लाते समय। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया होगा यहाँ पर कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। गॉट इट? ये क्लियर आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चीज है, टू अनइक्वल मासेस ऑफ 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम are attached at the two ends of light inextensible string passing over a smooth pulley as shown in the figure. Smooth pulley दिया गया. If the system is released from rest, find the work done by string on both blocks in 1 second. क्या गया? 1 सेकंड में दिया, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग सॉरी यस, तो इसको मैं ले लेता हूं स्क्रीन पर उस साइड में, ताकि टाइम थोड़ा लगने वाला है उसको। तो ये ले लेता हूं। चलिए ये आ गया क्वेश्चन, और दूसरा जो इसका डायग्राम भी ले लेता हूं। चलिए ठीक है, समझ लो अभी इसको कैसे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए यह कैसे लॉज ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से देखिए लॉज ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व होता है, दूसरा अब काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, वो भी देख लो। सो अनइक्वल मासेस है 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के दिए गए हैं, पासिंग ओवर द स्मूथ पुली, एंड इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग। वर्क डन बाय स्ट्रिंग पूछा गया है। तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में होता है बच्चों टेंशन, राइट। तो कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइप के सिस्टम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था वो था नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस। क्या था? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ मासेस था। तो नेट पुलिंग फोर्स बच्चों आ कितना रहा है? नेट पुलिंग फोर्स है कितना?
तो देखिए यहां पर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो इसका जो वेट होगा 2g, ये इसको नीचे खींचेगा। इसका जो 1 किलोग्राम ब्लॉक का मास है ये 1g, ये इसको नीचे खींचेगा। दोनों तरफ से यही चल रहा है कि कौन खींचेगा, लेकिन इफेक्टिवली बात किया जाए तो 2g वाला डोमिनेट करने वाला है। तो रिजल्ट वाइज बात कर रहे हैं तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तो 2g माइनस 1g डिवाइडेड बाय मासेस कितना है, तो 1 और 2। तो बच्चों देखिए कितना आ गया, ये 1g डिवाइडेड बाय 3, मतलब g डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया एक्सेलरेशन। फिर दूसरी चीज क्या होने वाली है, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये जो ब्लॉक है 2 किलोग्राम वाला, ये नीचे डिस्प्लेस होने वाला है और 1 किलोग्राम वाला ऊपर डिस्प्लेस होने वाला है विद एक्सेलरेशन a। तो किसी एक का ही डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, आपको आंसर मिलना है, डिस्प्लेसमेंट वाला मिल जाएगा। तो इमेजिन कर लीजिए 1 किलोग्राम ब्लॉक मूव्स अप with acceleration g/3 in upward direction, है ना, g/3। सो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इन्होंने बताया है स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर दिया है। सो अगर रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो देखिए u इक्वल टू 0 आ गया प्लस हाफ ऑफ a की जगह पर g/3 आ गया, और कितना टाइम में, तो इन्होंने पूछा है 1 सेकंड में क्या होता है, तो 1 सेकंड का यहाँ पर स्क्वायर, तो s इक्वल टू देखिए बच्चों आ गया g/6, ये आ गया। चलिए अभी एक एक पर काम करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, तो 1 kg वाला अगर ब्लॉक है तो इसके अंदर टेंशन ऊपर है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर होने वाला है। और 2 किलोग्राम वाला अगर ब्लॉक देखे, 2 kg वाला ब्लॉक अगर देखे, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर है, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर है, लेकिन ये ब्लॉक नीचे डिस्प्लेस होने वाला है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर थीटा 0 यूज करना है और यहां पर थीटा यूज करना है 180। उसके अलावा मैंने आपको और एक साइड देखिए, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो टेंशन में निकालना पड़ेगा। तो टेंशन की वैल्यू है कितनी, तो इसका शॉर्टकट आपके पास जो था वो था ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों g से। तो यह आ गया 4 और ये g डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3, ये हो गया इसका टेंशन। चलिए यहां काम करते हैं। सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक, तो ये कितना, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक तो कितना है, तो देखिए टी एस और कॉस की वैल्यू यहां पर आ गई, कॉस 0 1। टी कितनी वैल्यू है बच्चों, 4g/3, 4g/3। डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया g/6 और कॉस की वैल्यू बना गई, राइट। सो देखिए ना 4g 10 अगर मानते हैं, क्योंकि दिया इन्होंने 10 10, तो g का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ गया 100 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये देखिए ना 200 डिवाइडेड बाय 9 जूल, ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 9 जूल। दूसरा वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक इज इक्वल टू, तो वापस से टेंशन s और कॉस की वैल्यू 180 है, तो कॉस 180 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस टी एस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने टी और एस की वैल्यू निकाल ली है, तो ये आ गया माइनस 200 डिवाइडेड बाय 9 जूल, राइट, माइनस 200 डिवाइड बाय 9 जूल। समझ में आ रहा है, यहां तक ओके चल रहा है सब कुछ। ये जो है वेरिएबल तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, ये जो सारी चीज चल रही है कांस्टेंट फोर्स पे चल रही है। गॉट इट। अभी जो देखना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स से होता क्या है, तो ऐसे ऐसे इमेजिन करके चलता है कि जैसे कि फोर्स एफ बार है, इसमें हर एक कंपोनेंट जो है वेरिएबल है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में भी चेंज हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं, तो एफ बार इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड ये क्या देता हूं। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है तो इसको मैं डी आर बार लिख देता हूं या डी एस बार लिख देता हूं या फिर डी एस बार लिख देता हूं। तो कितना, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। अब ये कैसे कहां से आया, जब बॉडी डिस्प्लेस होती है तो ऑब्वियसली या तो अलोंग एक्स एक्सिस या तो अलोंग वाई एक्सिस या तो अलोंग जेड एक्सिस, या फिर अगर 3D स्पेस में तो 3D स्पेस को आप स्प्लिट कर सकते हो अलोंग एक्स वाई और जेड। तो फोर्स जो है वो फोर्स टोटल 3D स्पेस में है, लेकिन एक्स एक्सिस को कितना मिला, वाई को कितना मिला और जेड को कितना मिला यहां पर दे दिया है। उसी तरीके से देखिए डी आर बार डिस्प्लेसमेंट जो है, तो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, मतलब तो इसमें डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स मतलब वेक्टर्स में ला दिया है।
तो अभी वर्क डन जो होगा बच्चों, वो होगा वर्क डन जो होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता होता है कि कहां से कहां तक वो बॉडी जाने वाली है, ये दिया जाता है सिचुएशन। तो इंटीग्रेशन डाल दो और एफ बार डॉट डिस्प्लेसमेंट जो था ds बार, तो ds बार डाल देते हैं। एफ बार डॉट एस बार था अभी तक, मैंने यहां पर एफ बार डॉट ds बार डाल दिया। तो देखिए इंटीग्रेशन एफ बार एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है, इसको डॉट डाल दो। ds बार कितना, तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz है ना के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर डाल देते हैं तो देखिए क्या होगा, एफ एक्स ये dx, एफ एक्स और ये dx प्लस एफ वाई डी वाई। ये आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो डॉट प्रोडक्ट एक बार आपको चेक करना है, राइट? एक बार स्टडी कर लेना बच्चों। एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो अभी इसको इंटीग्रेशन को पूरी तरीके से हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। देखिए क्या करना है, एफ एक्स डी एक्स, तो यहां भी डॉट नहीं आएगा, प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, है ना? इस तरीके से मान के चलते हैं उन्होंने अगर कुछ ऐसे बताया है, मूव फ्रॉम x1 y1 z1 टू x2 y2 z2, अगर कुछ ऐसे बताया गया तो इसमें जो अपर लिमिट है, जो लास्ट में पहुंचने वाला है, तो वो देखिए ये लास्ट में फ्रॉम टू, तो ये लास्ट में इस कोऑर्डिनेट पर रहेगा, लेकिन इनिशियल इसने स्टार्टिंग इस कोऑर्डिनेट से कर दी है ना? तो यहां लिमिट कैसे डालना है तो समझ लो, ये सिर्फ x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो x1 टू x2, ये सिर्फ y एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो y1 टू y2, और ये सिर्फ z एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो z1 टू z2। कुछ इस तरीके से आपको इसको नोटेशंस इसके देने पड़ेंगे। दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। काफी बार तो ऐसे देखा गया है कि ओनली अलोंग x एक्सिस ही बताया जाता है काफी बार, तो इस समय फॉर ओनली अलोंग x एक्सिस वेरिएबल जो फोर्सेस चलेगा, कंटिन्यूएशन में दे रहा हूं मैं इसको, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स जो होगा, तो एफ एक्स की जगह पर एक्स और डी एक्स, है ना? ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहां से कहां तक, तो इनिशियली एक्स टू फाइनल एक्स, ये भी दे सकते हो। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको लिख के रखना है, ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपको लिख के रखना है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? यहां तक ओके चल रहा है? चलिए इस पर कुछ सवाल देखते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में अगर स्पेशली बात करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस पर कई सारे सवाल होते हैं जो कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे चलकर इसको कवर भी करना है, राइट? तो देखिए क्या होता है यहां, अगर स्प्रिंग और ब्लॉक की सिस्टम के बारे में बात करें तो ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन में हम लोग बात करते हैं कि नेट फोर्स स्प्रिंग पर, नेट फोर्स जो है ब्लॉक पर वो 0 आ रहा है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग फिलहाल नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ का मतलब ये होता है ना स्प्रिंग इलोंगेटेड है ना स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, स्प्रिंग जैसे के वैसे है। स्प्रिंग इलोंगेशन अगर कॉम्प्रेशन अगर होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, मान लो इस ब्लॉक को मैंने राइट को ढकेला है, मैंने ढकेला है, लेकिन हम लोग स्प्रिंग का स्टडी कर रहे हैं, मेरा स्टडी नहीं चल रहा है। स्टडी किसका चल रहा है? तो स्प्रिंग का स्टडी चल रहा है। तो कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इस ब्लॉक को ढकेल रहा है राइट में, फिलहाल के लिए ऐसे ही मान के चलते हैं। या फिर ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया किसी ने, तो ये ब्लॉक जो है आपको पता है ये नेचुरली ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। तो ऑसिलेट होते समय इमेजिन करो ये ब्लॉक जो ये राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, अभी एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है। तो बिकॉज स्प्रिंग हैज इलोंगेटेड, तो स्प्रिंग जो होगा उस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करता है, और रोकने के लिए आपको पता है फोर्स जो होता है मोशन के अपोजिट देना पड़ता है। तो ब्लॉक राइट में जा रहा है लेकिन फोर्स लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर ये ब्लॉक अंदर आ रहा है, अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका कॉम्प्रेशन हो जाएगा। तो कॉम्प्रेशन, जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है तो स्प्रिंग उसको वापस से रिटर्न ढकेलने की कोशिश करता है ना? तो यस फोर्स। तो चीज क्या मिली यहां पर? फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये माइनस कहां से आया? देखिए ये एसएचएम में मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज सीन, एंड एफ इज इक्वल टू दैट माइनस एज इट इज, एक्स एज इट इज, और के जो होगा कि कांस्टेंट। तो के जो है इसको हम लोग बोल देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोल देंगे इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देंगे। अच्छा, तो वर्क डन कितना आ रहा है? देखिए वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, क्योंकि जो चल रहा है वो एक्स एक्सिस पर ही चल रहा है। तो यहां पर क्या करना है बच्चों? फोर्स की वैल्यू लिख दो माइनस के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिख दो डी एक्स। कितना आ गया? तो माइनस के वापस बाहर आ गया,
और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक? तो चलिए इमेजिन करते हैं मैंने 0 से लेकर x तक इसको डिस्प्लेस किया। तो शुरुआत में ऐसे बोल सकते हैं, अगर 0 से x तक डिस्प्लेस किया होता तो इसका आंसर आता माइनस यहाँ पर k अपर लिमिट और ये माइनस लोअर लिमिट, तो -1/2 kx स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। दूसरा, अगर इसी को मैं जैसे यहां पर है इंटीग्रेशन -kx और dx, लिमिट डाल देता हूं इनिशियल टू फाइनल, कोई अलग वैल्यूज है, देखिए -k और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इनिशियल टू फाइनल आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू -k/2, यहां पर अपर लिमिट फाइनल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं, तो इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस साइन अगर अंदर ला लिया तो हाफ ऑफ ये k और x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। तो स्प्रिंग के बारे में बात करें तो वर्क डन जो होगा, स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाफ ऑफ क्या आ रहा है, हाफ ऑफ क्या आ रहा है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो जब इनिशियल टू फाइनल कोई लिमिट दिया जाए तो एक्स इनिशियल टू फाइनल के बारे में बात किया तो यस हाफ ऑफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर था, तो ये माइनस अंदर जाने की वजह से हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। उसके अलावा देखो बच्चों, इसका अगर ग्राफ बात करें, ग्राफ के बारे में बात करें, अभी ग्राफ भी हमें काम करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका अगर ग्राफ बात करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो वो आता है बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन माइनस के होने की वजह से स्लोप जो है उसका निगेटिव आएगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आने वाला है। देखिए ना, जब फोर्स पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव रख देते हो तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, तो फोर्स पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो फोर्स निगेटिव होता है ना। चलिए इस पर तो आगे काम करना है हमें, एरिया पर भी अभी काम करना है कि एरिया किस तरीके से आंसर देगा। चलिए ये तो मैं निकाल के दे दिया यहां पर, तो वही चीज आ रही है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ये फोर्स F माइनस एक्स प्लस एक्स और ये माइनस एफ यहां पर, ओके। चलिए इसका आंसर निकालते हैं, ट्राई करते हैं। A force F equal to 2 plus x acts on a particle in x direction where F is in a Newton and x is in a meter. Find the work done by this force during the displacement x equal to 1 to 2 meter, right? चलिए कैसे करते हैं, तो W is equal to integration f dx from 1 meter to 2 meter, f की जगह पर 2 plus x और ये dx 1 to 2, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा, तो 2 dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 2। देखिए x की जगह पर अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट, ये 1/2 कॉमन, एक्स स्क्वायर तो अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस 1 लिख दो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, W इज इक्वल टू, है ना, 2 इंटू 1, ये 2 माइनस 1 1 इंटू 2 2 प्लस ये 4 माइनस 1 3, ये 3/2 आ गया, 3.5 जूल, ठीक है, 3.5 जूल आंसर मिल चुका है। आगे ये होमवर्क के लिए दिया है, a प्लस बी एक्स, अभी जैसे सॉल्व किया वैसे था ना, 2 प्लस एक्स की तरह, बस ऐसे ही है। इसको आप होमवर्क ट्राई करो और आंसर कुछ ऐसा मिलता है क्या एक बार देख लो, एडजस्टमेंट होता है क्या, तो क्वेश्चन इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए, ए फोर्स F इक्वल टू माइनस के बाय एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल और x की वैल्यू 0 नहीं है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू प्लस a टू प्लस 2a। तो कितना आएगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx, f की जगह पर माइनस k बाय एक्स स्क्वायर
dx कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर 2a तक, है ना। तो माइनस के कॉमन निकाल देते हैं, 1/x² जो था तो x पावर -2 डाल देता हूँ इंटीग्रेशन में, और ये dx। सो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2, तो इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर 2a तक। जिनको इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स और डॉट प्रोडक्ट की तकलीफ है उन्होंने एक बार इसको क्लियरली इन आर्टिकल्स को पढ़ना है, क्योंकि इसमें यही सारी चीजें आने वाली है बच्चों। सो वर्क डन इज इक्वल टू ये माइनस के, और यहां पर देखिए -2 + 1 -1 इन ब्रैकेट x पावर, ये -1 आ गया, a to 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या आ गया, ये 1/x आ गया, a to 2 है, के 1/2 है, अपर लिमिट लिख दिया मैंने, ये 1/a लिख दिया, ठीक है। तो के तो 1/2 है, -2/2 कर देते हैं, है ना। के ये कितना आ गया, -1/2 है, तो आ गया बच्चों आंसर -k/2, -k/2a, राइट। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, है ना। फिर देखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, ये भी लास्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी अच्छे तरीके से स्प्लिट करा के समझ लेते हैं। वर्किंग और कैलकुलेटिंग वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, कैलकुलेटिंग वर्क डन फ्रॉम ग्राफ। तो ये दो ग्राफ दिए है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे देखिए फोर्स, वेरिएबल फोर्स दिख रहा है, वेरिएबल फोर्स है, और उसके ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो तरीका ये होता है, ये सिर्फ तरीका दिखाना होता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि आपने अभी जो इंटीग्रेशन निकाला है, जैसे कि एफ डी एक्स था, फ्रॉम x1 to x2 डाल देता हूं मैं। अगर आपको इंटीग्रेशन सही तरीके से करते आता है तो इंटीग्रेशन ये एक तरीके से देख लीजिए, अगर y एक्सिस पर फोर्स है, x एक्सिस पर यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो ये दूसरा कोई नहीं है, ये सिर्फ एरिया है। तो आप अगर बात करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये इनका अगर ग्राफ हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनकी जो कर्व होगी, उस कर्व के अंडर जितना एरिया आता है वो एरिया इज गिविंग यू वर्क डन, एरिया इज गिविंग यू वर्क डन, राइट। सो वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये एक छोटी सी चीज समझना है, जो अभी हमने इंटीग्रेशन किया बस वही तो चीज है, वही है, सिर्फ थोड़ा यहां पर दिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये भी बता दो बच्चों, देख लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर है और यहां पर है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एरिया आ जाएगा पॉजिटिव और ये एरिया आ जाएगा निगेटिव, मतलब यहां पर पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, निगेटिव वर्क डन। आप बोलोगे ऐसे क्यों, तो देखिए ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो, फोर्स देखिए पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स के बारे में बात करें तो ये निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं एरिया निकालते समय क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया पॉजिटिव, इस ट्रायंगल का एरिया निगेटिव, तो टोटल वर्क डन कितना, दोनों को आपको ऐड करना है विथ प्रॉपर साइन, दोनों को ऐड करना है विथ प्रॉपर साइन। कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहां पर एक सिचुएशन है, ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद द पोजीशन एक्स एज शोन इन द फिगर। डायरेक्ट कंक्लूड नहीं करना है कि इसका वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए क्या होता है इसमें, क्या है सिचुएशन, क्या है देख लो। सिचुएशन ये है बच्चों, सिचुएशन ये है कि इसको -2 से लेकर 0 तक लेके जाना है, ठीक है। तो मैं इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करूंगा, यहां पर -2 से लेकर 0 तक, तो वर्क डन देख लीजिए क्या करता हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं ए के बारे में बात करता हूं, तो हाफ क्यों, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है एक ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, हाफ ऑफ, तो बेस कितना, तो बेस देख लीजिए ये है, लेकिन बेस निकालते समय आपको समझना क्या है, द पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम -2 to 0, कहां से, -2 से कहां तक, 0 तक, मतलब फाइनल पोजीशन मेरी 0 है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन थी मेरी -2 इंटू, देखिए ये हो गया मेरा ये लेंथ, बेस, हाइट कितना है, तो हाइट ये है, हाइट कितना बच्चों देख लीजिए, हाइट ये है, तो यहां पर अगर बात करो तो ये -10 आ रहा है, तो मेरा आंसर जो है ये देखिए हाफ, ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, है ना, मल्टीप्लाई बाय दैट -10, तो ये आ गया बच्चों -10 जूल, -10 जूल आ गया। फिर बात करते हैं यहां पर एक सेकंड सिचुएशन में, यहां क्या हो रहा होगा, तो ये बी में बताया गया है, सो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बेस कितना,
तो ये 0 से 2 तक गया है, मतलब यहां पर पहुंचा है, कहां से, 0 से, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इनटू, ये देखिए हाइट, ट्रायंगल है तो हाइट, हाइट कितना है, 10 है, ये 2 कैंसिल हो गया तो 10 जूल। तो इस तरीके से मेरे ये दो आंसर मिल चुके हैं, एक -10 जूल मिल गया है और दूसरा +10 जूल मिल चुका है, राइट, -10 जूल एंड +10 जूल। Then a block is constrained to move along the x-axis with f equal to -2x. F is in Newton, so find the work done when block is displaced from 2 to 4. तो ये तो सिंपल है, ये वर्क डन वाला नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पर गलती से आ गया, तो -2x f dx, राइट, f dx, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर -4 तक डाल दिया मैंने, तो -2 और इंटीग्रेशन ऑफ x x² बाय 2 से लेकर -4 तक, ये 2 कैंसिल हो गया तो -1 x², तो -4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इसका स्क्वायर, तो ये आ गया -1 इंटू 16 -4, तो -1 इंटू ये आ गया बच्चों 12, सो आंसर आ गया -12 जूल, -12 जूल, राइट। चलिए देन नेक्स्ट, ये तो होमवर्क कर लो अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, -k/x², अभी फिलहाल तो किया था मैंने, जिसका आंसर k/2a -k/2a आया था, है ना, तो ये होमवर्क की तरह कर लो एक बार, इसका आंसर एक बार आपको चेक करना है -1 जूल आता है क्या, ठीक है। फिर यस, यहां पर देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू -4 टू +4, -4 टू +4, तो टोटल वर्क डन निकालना है, कैसे निकालते हैं समझ लो, पहले इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो इसको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना आएगा, देखिए पहला इसको एरिया W1 लिख देते हैं, कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस, देखिए -4 से आगे बढ़ रहा है, तो -4 से आगे बढ़ते बढ़ते ये -2 पर चल जाएगा, ये -4 टू -2, तो फाइनली ये -2 पर आया, माइनस इनिशियली कहाँ था, -4 था, करेक्ट है क्या, देख लो समझ में आ रहा है, हाफ ऑफ बेस, बेस तो ये है, लेकिन -4 टू -2 यहाँ आगे जा रहा है, तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनटू हाइट कितना है, तो देखिए हाइट है यहाँ पर -10 है, तो ये बच्चों आ गया हाफ ऑफ, ये -2 और ये +4 कितना आ गया 2 इंटू दैट -10, तो ये आ गया बच्चों -10 जूल, ये इतना आ गया, ये इसका आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पर मुझे ट्रेपेजियम दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब मुझे ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम अगर दिख रहा है तो मैं बोलूँगा वर्क डन 2 इज इक्वल टू, इसको वर्क डन 2 बोल देता हूँ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, देखिए पैरेलल साइड मतलब ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो मैं 4 तक पहुंचा हूँ, कहाँ से, -2 से, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये जो नीचे की साइड है ये बच्चों कितनी है, तो ये 4 और ये -2, ये एक साइड हो गई, सम बताया गया है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड तो ये मिल गई है, दूसरी साइड ये है, तो ये साइड तो सीधे सीधे 2 और ये वैल्यू 0, मतलब ये 2 ही दिख रहा है, इनटू हाइट कितना है, तो हाइट 10 मिल रहा है मुझे, ये हाइट है बच्चों, है ना 10, तो ये हाफ ऑफ, देखिए 6 + 2 इंटू 10, तो ये आ गया 40 जूल, करेक्ट है क्या, देख लीजिए 8 डिवाइड बाई 2 4 40 जूल, सो टोटल वर्क डन कितना आ गया, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ये 40 जूल और ये -10 जूल, कितना आ गया 30 जूल आ गया, क्लियर हो रहा है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट, 30 जूल आना चाहिए आंसर, 30 जूल करेक्ट है, चलो ये भी बन गया, यहां पर a particle is subjected to a force Fx with variable position, find the work done by force on body as moves from x equal to 10 to 5 मीटर, यहां पर थोड़ा रिवर्स केस दिया गया, from 10 to 5, from 10 to 5, अच्छा यहां पर 10 है, यहां पर 5 होना चाहिए, ठीक है, from 10 to 5, तो देखते हैं, अगर मैं 10 to 5 के बारे में बात करूं तो यहां मुझे बच्चों एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल दिखने वाला है, और इसका एरिया अगर बात करें
तो बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, तो बेस देखिए ये है, लेकिन बेस के बारे में समझ लो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो मैं फाइनल पोजीशन 5 पर पहुंच चुका हूँ क्योंकि इधर से इधर आ रहा हूँ। तो बेस, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इनटू हाइट कितना है, तो हाइट 3 है, तो ये बच्चों ये बन गया है -15 जूल। क्लियर हो रहा है, एक चीज तो पक्का हो गया क्लियर। आपको ये समझ में आ रहा है क्या हुआ, मैं फाइनली 5 पर पहुंच चुका हूँ 10 से। अभी इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, हम लोग क्या काम करते थे, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ठीक है, मैंने सवाल इसलिए लिया है कि इसको समझ लो, इसमें थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी तो कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट ये होता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, तो उसी वजह से ये चेंज हो रहे हैं नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, 5 to 10 रिटर्न में आ जाए तो ये 5 to 10 बच्चों आ जाएगा +15, कोई दिक्कत नहीं है। 5 to 10 हम लोग फाइनल 10 पर पहुंचे। अच्छा, 10 to 15 मीटर, 10 to 15 मतलब क्या है, 10 से लेकर यहाँ 15 तक पहुंच गए। लेकिन आपको ये चीज समझनी है, यहां पर मुझे ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन यहां से एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यहां का वर्क डन तो 0 हो जाएगा। 12 से लेकर 15 तक अगर बात करें तो दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट बट नो फोर्स इज देयर, राइट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन फोर्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में यहां का 12 से लेकर 15 तक का वर्क डन 0 हो गया, लेकिन 10 से लेकर 12 तक का क्या होगा, यस, हाफ ऑफ, तो बेस क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो 12 तक पहुंचे तो 12 माइनस 10 दैट इज 2, बेस इनटू हाइट, हाइट है 3, तो 3 जूल आ गया। और लास्ट में अगर बात करें व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय फोर्स ओवर द डिस्प्लेसमेंट 0 to 15, तो 0 to 15 वाली केस में क्या हो जाएगा, तो इसमें ऐसे काम करना है, 0 से लेकर पहला 12 तक बात करें तो ट्रेपेजियम दिख रहा है, और 12 से लेकर अगर 15 तक बात करें तो यहां पर वर्क डन आ जाएगा 0। तो टोटल वर्क डन के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ का वर्क डन 0 मिलने वाला है, तो वो अननेसेसरी एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रेपेजियम का निकालना है एरिया। तो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड तो बच्चों टोटल 12 हो गई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 12 प्लस ये कितना आ गया है 6, 10 माइनस 4 दैट इज 6, इंटू हाइट कितना है बच्चों 3 है, तो हाफ ऑफ 18 इंटू दैट इज 3 दैट इज 27 जूल। तो इतना ये आंसर मिलना तय है। देखो -15